जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे। नमस्कार सभी को। विद दिस रिक्वेस्ट कि अगर ये संवाद पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड विद दिस रिक्वेस्ट आज का संवाद रिगार्डिंग रिसेंट टेंशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान। गए शुक्रवार को 12 जून को इजराइल ने ईरान को धुआं कर दिया। मिसाइल से मारा, रॉकेट से मारा, एयर टू सरफेस मिसाइल से मारा, सरफेस टू सरफेस लॉन्चर से मारा, रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस से मारा और लगभग तबाही मचा दी उसी अंदाज में जैसे कुछ दिन पहले यूक्रेन ने किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भी कहीं आगे जाके, नेक्स्ट लेवल तक जाके इजराइल ने ईरान को कूट दिया। कूटा इतना ज़्यादा कि 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट टॉप के मारे गए, उनके 6 सैन्य कमांडर टॉप के मारे गए, उनके 4 न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गए, सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए और ये इस अंदाज में हुआ कि इजराइल को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। अब हुआ ये था कि आज के 4 साल पहले एक भारतीय अभिनेत्री हैं उर्वशी रौतेला, उन्होंने इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू को एक पुस्तक भेंट करी थी, पुस्तक भगवत गीता। अब लगता है कि नेतन्याहू ने पूरे भगवत गीता को अच्छे तरह से पढ़ लिया और न सिर्फ पढ़ लिया बल्कि उसको प्रयोग में भी लाने लग गए। मोसाद आप सभी जानते हैं, और मोसाद में सिर्फ जासूस नहीं होते हैं, मोसाद के कमांडोज भी होते हैं। तो ये ऐसा एक ऑपरेशन था जहां तैयारी किया होगा मोसाद ने वर्षों से, क्योंकि 1-2 दिन में होने वाला ऑपरेशन तो ये था नहीं। अब इस ऑपरेशन के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ईरान के ऊपर, ईरान क्या करेगा इजराइल के ऊपर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका दूरगामी प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इजराइल का कि इजराइल ने क्या क्या किया। एक बात तो तय है कि इजराइल इस पूरे हमले में अकेला नहीं था, क्योंकि अकेला था तो तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर है तेहरान, मतलब इजराइल से ईरान की दूरी 2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर तक चल के कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जाना है और पेलोड में सारे वारफेयर मटेरियल होने हैं तो जाहिर है उसको रिफ्यूलिंग मिला होगा, इधर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या कहीं सरफेस पे रिफ्यूलिंग। और हम सब जानते हैं कि ईरान एक बहुत ही वल्नरेबल कंट्री है और उसके विरुद्ध जो इजराइल है वो अकेला नहीं है, उसके साथ यूएस का तो डायरेक्ट सपोर्ट है, यूके है, फ्रांस है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, सारे का टैक्टिकल सपोर्ट उसके साथ है। और सबसे बड़ी उनकी जो एसेट है वो है मोसाद। तो जैसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ था कि एक ट्रक में वो लोग ड्रोन लेके गए और अचानक उस एयरपोर्ट के पास ट्रक का कवर खुलता है, ड्रोन वहां से टेक ऑफ करते हैं और पूरा एयरपोर्ट रूस का धुआं हो जाता है, बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट उसके हताहत होते हैं। उसी तरह से इस बार ऐसा हुआ। मोसाद बहुत पहले से तैयारी कर रखा था, जाहिर है उनका तैयारी तो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। तो मोसाद ने बकायदा ट्रक को इन्फिल्ट्रेट करवाया पहले ईरान में, इसके बाद उसकी पोजीशनिंग कराई, फिर पिन पॉइंट सेंसर लगा के वो सारे फैसिलिटीज को अटैक किए जहां से ईरान का डिफेंस सिस्टम ऑपरेट होता था। ईरान का डिफेंस सिस्टम क्या है? या तो S-300 है जो रसिया ने ईरान को दिया है, या उनका अपना डिफेंस सिस्टम है। सारे डिफेंस सिस्टम को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ पहले ध्वस्त किया, और जब ध्वस्त किया तो इन एब्सेंस ऑफ एनी डिफेंस सिस्टम ईरान का पूरा आसमान खुला, और अब जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स आए थे इजराइल के तरफ से उनको एक खुला आसमान मिला, खुला, जहां मर्जी वहां मारो, और उन्होंने मारा जम के। पूरे उनके 4 न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या था? वो एक एनरिचमेंट का फैसिलिटी था जहाँ पे
यूरेनियम को एनरिच करते हैं, थोरियम से यूरेनियम, यूरेनियम से प्लूटोनियम और प्लूटोनियम को U-239 तक एनरिच करते हैं, सो दैट कि एटम बम बनाने के लिए उनको सही मटेरियल मिल जाए। यही नहीं चाहता था इजराइल, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। न ही उसके पास ऑप्शन है युद्ध नहीं लड़ने का, ये उसके पास ऑप्शन नहीं है। हर युद्ध उसको लड़ना पड़ेगा और हर युद्ध उसको जीतना पड़ेगा। तो न उसके पास युद्ध को हारने का ऑप्शन है और न युद्ध से भागने का ऑप्शन है, क्योंकि वो काफ़ी भुगत चुके हैं यहूदी लोग, और अब उनके पास न कोई डर है और न ही कोई इस तरह का ऑप्शन है कि वो लड़ाई छोड़कर शांति की बात करें। जिस तरह से उनका भौगोलिक स्थिति है, हर बार लड़ना और हर बार जीतना उनकी नियति बन चुकी है। तो इसी नियति के क्रम में इस बार उन्होंने ईरान को धुआं कर दिया। और इसके पहले ये जैसा मैंने अभी कहा कि ईरान के ऊपर हमले में इजराइल अकेला कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है कि 2000 किलोमीटर एक फाइटर एयरक्राफ्ट चले, 200 फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल से, और जाके ईरान को मार के और वापस 2000 किलोमीटर आ जाए बिना किसी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या ग्राउंड रिफ्यूलिंग के। तो कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट किया है, और मोसाद तो खैर अल्टीमेट है ही उनके पास, जिसका कोई तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ईरान के पास क्या होगा। तो इसके पहले यूएस ने एक बार ईरान से समझौता किया था, लगभग संधि किया था, और संधि ये किया था कि 60 दिनों के अंदर ईरान जो है अपना प्रोग्राम जो है उनका वो बंद करेगा। उसका जो भी संवर्धन है यूरेनियम का वो शांति के लिए करेगा। आई मीन ये जो एटम है ना, एटम को अगर आप ब्लास्ट करो, चेन रिएक्शन करवाओ, तो दो चीज़ बन सकता है, या तो बिजली निकलेगा या बम बनेगा। तो ईरान ने वादा किया था कि नहीं, अब हम इसको कंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में लगाएंगे, इससे बिजली निकालेंगे, बम नहीं बनाएंगे। यूएस ने 60 दिन का समय दिया था, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि हमने 60 दिन का समय दिया था। इसका मतलब यूएस को सब कुछ मालूम था कि अटैक कब होना है। बावजूद इसके जो यूएस के स्टीव विटकॉफ हैं, स्टीव विटकॉफ दिलासा दिलाते रहे ईरान को कि संडे तक आप समझौते पे अमल करो, और ईरान वेट कर रहा था संडे को, लेकिन अटैक हो गया फ्राइडे को। तो इसका ऐसा तो अब है नहीं कि ईरान चुपचाप बैठेगा, क्योंकि ईरान के साथ भी है। ईरान के साथ कौन है? तो ईरान के साथ है हुती, ईरान के साथ है हमास, ईरान के साथ है हिजबुल्ला, यमन। लेकिन ये सिर्फ नाम के हैं। लेकिन फिर भी संडे को काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट भेजे, अटैक किया, और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के डोमेस्टिक एरियाज में भी गिरे, बहुत सारे बिल्डिंग तबाह हुए। तो अब इसराइल फिर नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास उनका लेटेस्ट जो वेपन है, जो किसी भी मिसाइल, किसी भी लॉन्चर, किसी भी रॉकेट, किसी भी ड्रोन से ज़्यादा घातक है, वो है मोसाद। और मोसाद के मार सब देख चुका है, पूरा दुनिया देख चुका है। अब मोसाद आगे क्या करेगा वो देखना है। और ये बात है इजराइल की। इजराइल जैसा कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अभाव में उसको ये करना था और किया। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास एक ऑप्शन था कि सैटरडे को उसने कर दिया जो करना था। सैटरडे को उसने एयरक्राफ्ट भेजे, अटैक किया जितना कर सकता था। हालांकि काफ़ी सारे अटैक इसलिए विफल हो गए क्योंकि इजराइल दो तरह के वेपन यूज कर रहा था। उसको मालूम था अगर कोई 2000 किलोमीटर चल के ड्रोन जाना है और उसको जाने में 10 घंटा टाइम लगेगा, तो इस बात का इजराइल तो वेट नहीं करेगा कि ड्रोन जी आइए, आके यहाँ मेरे यहाँ पट जाइए और हम उससे तबाह होएंगे। तो उन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स तैनात कर रखे थे। तो एक पेट्रियट उनका है, और पेट्रियट के अलावा एक और है थार्ड सिस्टम करके है, थर्मल हाई एयर डिफेंस सिस्टम। तो थार्ड और पेट्रियट मिलके इराक के लगभग 95% मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। इवन दोज मिसाइल्स वे आर वेरी घातक, मतलब वो बैलिस्टिक तरह के मिसाइल थे। लेकिन इसके बाद अब बाकी देशों के लिए क्या इसका रिपरकशंस है? अगर हम इस टर्म में सोचें कि भारत के लिए क्या रिपरकशंस हो सकता है, हम जानते हैं कि रसिया से जो तेल आ रहा है अभी भारत, वो उसी रूट से आ रहा है, मिडिल ईस्ट वाले रूट से, सी से, ईरान के तरफ से। तो ईरान का जो प्रेजेंट रिजीम है उसको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूएस के मन मुताबिक ईरान में कोई रिजीम चेंज होता है और यूएस के इशारे पे काम करता है,
तो ये न सिर्फ भारत के लिए, कई अन्य देशों के लिए भी आगे चल के समस्या पैदा करने वाला होगा। लेट्स सी कैसे शेप लेता है आगे चल के ये। लेकिन जो कुछ हुआ है वो न ईरान के लिए अच्छा हुआ है, न भारत के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि यूएस एक फुल्ली कॉमर्शियल देश है, जिसका सोच कॉमर्शियल है, व्यवसायिक हितों का ध्यान पहले रखता है। भारत का हित उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के लिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो जाहिर है कहीं से खरीदना है, और ख़रीदना है तो रूस वाज द ऑप्शन, क्योंकि रूस से बहुत चीपेस्ट फ्यूल मिला भारत को, और उसी फ्यूल को भारत ने प्रोसेस करके बाहर भेजा भी और पैसे भी कमाए। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? ईरान का कुछ और बुरा होगा, कुछ रेजीम चेंज होगा, या वी आर हेडिंग टूवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर। नथिंग कैन बी डिस्कार्डेड, देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑन कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट शेप इट टेक्स। धन्यवाद सर।